सभी विद्यार्थियों का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढांढन की ऑनलाइन भौतिक विज्ञान कक्षा में हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, अब हम लोग आज नए पाठ की शुरुआत कर रहे हैं। नए पाठ का नाम है विद्युत विभव। जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया था, 1 से लेकर 4 पाठ तक एक इकाई के रूप में है। इनका जो अंक भार है वो 7 नंबर का रहेगा, लेकिन अब की बार कोरोना जैसी परिस्थिति के मद्देनज़र रखते हुए हो सकता है इन चारों पाठों का वेटेज है वो 7 से बढ़ाकर 10 तक किया जा सकता है। ये संभावना है, अभी हम पूर्ण रूप से नहीं कह सकते। आज हम लोग इस तीसरे पाठ की शुरुआत कर रहे हैं। इस पाठ को पढ़ने से पूर्व कक्षा 11 की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ। कक्षा 11 में यदि आपको ध्यान है तो हम लोगों ने कार्य ऊर्जा शक्ति वाले पाठ में एक टॉपिक पढ़ा था, संरक्षी बल और असंरक्षी बल। ये प्रस्तावना है इस चैप्टर की, ताकि आप लोगों को रटना नहीं पड़े। आपको मैंने कक्षा 11 में संरक्षी और असंरक्षी बल के बारे में पढ़ाया था। एक बार पुनः ध्यान दे लीजिए। यह एक कण की प्रारंभिक स्थिति है ए। इस कण को ए से विस्थापित करके दूसरी स्थिति बी तक ले जाते हैं। आपको ध्यान है, किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बल लगाकर जब विस्थापित करते हैं तो क्या होता है? कार्य। ये मान लीजिए कण को ए से बी तक विस्थापित करने का आपका प्रथम मार्ग है, यह ए से बी तक विस्थापित करने का दूसरा मार्ग है, ये ए से बी तक विस्थापित करने का तीसरा मार्ग है। आपको यदि याद है तो कक्षा 11 में आपको जब कंजर्वेटिव, जिसको हिंदी में संरक्षी बल बोल रहे हैं, आपको बताया गया था कि संरक्षी बल वह बल होता है जिस बल के अधीन किसी कण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, जैसे बच्चों यहाँ पर किया गया कार्य, कण को आप ए से बी तक ले जा रहे हैं तो किया गया कार्य WAB। ये मान लीजिए किया गया कार्य प्रथम पथ के लिए हो गया, दूसरे पथ के लिए हो गया WAB सेकंड, और तीसरे पथ के लिए हो गया WAB थर्ड। तो संरक्षी बल की विशेषता यह होती है कि ऐसे बल के अधीन जब किसी पिंड को विस्थापित करके हम दूसरी स्थिति तक ले जाते हैं तो इस दौरान किया गया कार्य कण के पथ पर निर्भर नहीं करता है। तो कहने का से क्या हो गया, चाहे आप प्रथम मार्ग से ले जा रहे हो, चाहे आप दूसरे मार्ग से ले जा रहे हो, चाहे आप तीसरे मार्ग से ले जा रहे हो, तीनों स्थितियों में किए गए कार्य का मान बराबर होगा। तो लास्ट में अपन लोग इसका सार क्या समझेंगे कि किया गया कार्य कण के पथ पर निर्भर नहीं करता है, अपितु किस पर निर्भर करता है? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। इसको हम लोग हिंदी में एक शब्द के साथ बोलते हैं तो हम कह देते हैं अंत्य स्थितियाँ, प्रारंभिक स्थिति से लेकर अंतिम स्थिति तक। तो किया गया कार्य कण के पथ पर निर्भर नहीं करता है, अपितु कण की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। तो ऐसे जो बल होते हैं उन बलों को हम क्या बोलते हैं? संरक्षी बल कहते हैं। विद्यार्थियों, कोई भी जो बल है, लेकिन हमारी यहाँ पर बात कर रहे हैं संरक्षी बल की, तो संरक्षी बल क्षेत्र में किसी कण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित करने में जो किया गया कार्य है, आपको यदि ध्यान हो तो पिछले साल इसी टॉपिक में आपको एक सूत्र भी स्थापित करवाया गया था, संरक्षी बल और स्थितिज ऊर्जा में संबंध F - du/dy। इसका मतलब किया गया जो कार्य है वह कण की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। संरक्षी बल क्षेत्र में किसी कण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित करने में किया गया कार्य कण की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। आप लोगों को संरक्षी बल के उदाहरण भी कक्षा 11 में काफ़ी बताए जा चुके हैं। आपको ध्यान है, ऐसे बल जो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, जैसे आप लोगों को ध्यान है गुरुत्वीय बल है, विद्युत बल है, स्प्रिंग बल है, ये सारे के सारे कौन से बल के अधीन आते हैं? संरक्षी बल के। यानी व्यापक रूप में कह सकते हैं सभी केंद्रीय बल संरक्षी बल क्षेत्र होते हैं। गुरुत्वीय बल हो गया आपका, जो कक्षा 12 में आपने कूलाम का नियम पढ़ा है, विद्युत बल F = K/Q1Q2/r², ये सारे के सारे बल क्षेत्र कौन से आते हैं? इनको हम बोलते हैं संरक्षी बल क्षेत्र। ये आप लोगों को इसलिए याद दिलवाया है
क्योंकि आज हम जिस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं उसमें इस बात का हम उल्लेख करेंगे। सारे बच्चे ध्यान देना, यह कोई आवेशित कण है। आपको ध्यान है, किसी भी आवेशित पिंड के चारों ओर एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए आपको ध्यान है, आप विद्युत बल रेखाएं खींचते हैं। जहां तक धनावेश की बात है तो विद्युत बल रेखाएं क्या होगी? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। यह हो गया है विद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन। ये विद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन हो गई है। चूंकि आप बात कर रहे हैं आवेश या आवेश वितरण द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, तो कौन सा बल क्षेत्र हो गया? ये अपने आप में संरक्षी बल क्षेत्र हो गया। इस संरक्षी बल क्षेत्र में मान लीजिए बच्चों, यह एक परीक्षण आवेश है, इसको आपने कह दिया Q0। इस परीक्षण आवेश को इसकी प्रारंभिक स्थिति A से आप लोग विस्थापित कर रहे हैं। कहां तक विस्थापित कर रहे हैं? B तक। इस परीक्षण आवेश Q0 को आप इसकी प्रारंभिक स्थिति A से B तक विस्थापित कर रहे हैं। आपको ध्यान है, A से B तक विस्थापित करने में जो किया गया कार्य आएगा, कहां से विस्थापित कर रहे हैं? A से, तो यह आ जाएगा WAB। किसको विस्थापित कर रहे हैं? परीक्षण आवेश को। तो किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का जो अनुपात है, परीक्षण आवेश Q0 और किया गया कार्य WAB, तो कार्य और परीक्षण आवेश का जो अनुपात है, यह बच्चों आप देख रहे हैं, एक तो बिंदु है A, एक बिंदु है B। दोनों बिंदु कहां पर है? विद्युत क्षेत्र में। तो कार्य और परीक्षण आवेश का जो अनुपात है वो विद्युत क्षेत्र में स्थित दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। तो हम इसको बोलेंगे VB माइनस VA बराबर WAB बट्टा Q0। तो आप लोग अब क्या करेंगे भाई? अपनी नोट्स वाली कॉपी में हेडिंग डालिए। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम तो विद्युत विभव है, लेकिन इस टॉपिक की शुरुआत हम कर रहे हैं किससे? विभवांतर से। तो आप लोग हेडिंग डालिए विद्युत विभवांतर। आपको चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको केवल समझाया है। तो आप क्या लिखेंगे भाई? विद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित करने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश का अनुपात विद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर के तुल्य होता है। ये परिभाषा थोड़ी सी आप लोगों को लिखने में थोड़ी सी असहज महसूस हो रही है। हालांकि सूत्र तो आपके ध्यान में रह जाएगा, ये VB माइनस VA बराबर WAB बट्टा Q0। यदि स्थिति आप B यहाँ लेते, प्रारंभिक B मानते, अंतिम को A मानते, तब ये क्या बन जाती साइड हमारी? VA माइनस VB। क्लियर हो रही बात? तो VB माइनस VA बराबर WAB बट्टा Q0। अब इसको हम लोग सही ढंग से याद करने के लिए हमने क्या मान लिया? Q0 को हम 1 मान लेते हैं। जो परीक्षण आवेश है उसको हमने क्या मान लिया भाई? एकांक धनावेश। तो Q0 को 1 मानते ही हमारा ये जो समीकरण नंबर 1 है उसका स्वरूप क्या बन गया भाई? इसका स्वरूप बन गया VB माइनस VA बराबर WAB। यानी हम जिस विभवांतर को परिभाषित करना चाह रहे हैं वह तो अपने आप में किसके तुल्य हो गया? कार्य के तुल्य। कौन सा कार्य? जो कार्य एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित करने में किया गया है। अब आप लोग इसकी जो सही ढंग से परिभाषा है जो आपकी याद रह जाएगी, हालांकि कक्षा 10 में भी आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो परिभाषा नोट करो आप। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित करने में किया गया कार्य विभवांतर के तुल्य होता है। तो VB माइनस VA बराबर WAB बट्टा Q0। ये तो स्टैंडर्ड सूत्र हो गया इसका, और इसकी परिभाषा देने के लिए हमने Q0 को क्या मान लिया? 1 मान लिया। तो एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित करने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। अब आप लोग थोड़ा ध्यान देना।
अब आपका जो चैप्टर का नाम है बच्चों विद्युत विभव। विभव की परिभाषा भी आप सब बच्चों के ध्यान में है, फिर भी आपको मैं समझा देता हूं ताकि आप कभी भूले नहीं। यहाँ पर विद्यार्थियों ये जो स्थिति ए है और बी है, दोनों कहाँ पर है? विद्युत क्षेत्र के भीतर। यदि हम लोग यहाँ पर ये मान लें कि ये जो ए स्थिति है वो क्षेत्र के परे है, फिजिक्स की भाषा में जो क्षेत्र से परे हैं, जो हमारे दृष्टि क्षेत्र से परे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अनंत। तो हमने यहाँ पर ये जो स्थिति है उसको कहाँ पर ले लिया भाई? अनंत पर ले लिया। इस अनंत पर हम लोगों ने किसकी परिकल्पना कर ली? परीक्षण आवेश की। तो इस परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर, जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है बच्चों, पी पॉइंट मान लिया, तो परीक्षण आवेश को अनंत से पी तक विस्थापित करने में जो किया गया कार्य है वो कार्य आप क्या बोल दोगे? W बोल दोगे। वहां पर तो A और B था, अब यहां पर WAB की बजाय क्या लिख दोगे? केवल मात्र W लिख दोगे। तो किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा? उस बिंदु पर विद्युत विभव। वो बिंदु कौन सा है? जिस बिंदु की आप बात कर रहे हैं। यदि बिंदु A है तो आप लिख दोगे विभव। कहां पर भाई? ए पर, VA। आप बात कर रहे हैं बिंदु P की, तो ये बन जाएगा VP। अब इसको आप और ढंग से याद रखने के लिए क्या बोल दोगे भाई? Q0 बराबर क्या मान लिया आपने? 1 मान लिया। तो उस परिस्थिति में विद्यार्थियों V बराबर क्या हो जाएगा? W। तो हम क्या बोल सकते हैं? एकांक धनावेश को, Q0 क्या है? 1। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। बोलिए, बात समझ में आ गई? तो ध्यान रखना बच्चों, जब विभवांतर की बात करते हैं तब तो दोनों बिंदु विद्युत क्षेत्र के भीतर होते हैं। जब विभव की बात करते हैं तो आप लोग जहां पर परीक्षण आवेश की परिकल्पना करते हैं वह कहां पर होता है? अनंत पर। तो विद्युत विभव का मतलब हो गया एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। अब आपको एक छोटी सी बात और बता रहा हूं मैं। आप लोगों ने जो पहला और दूसरा पाठ है उन पाठों में बच्चों मुख्यतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी, और आज हम लोग जो पढ़ना चाह रहे हैं वह है विद्युत विभव। आपने देखा है इस विद्युत विभव को परिभाषित करने के लिए हम लोगों को किसकी जरूरत पड़ी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। क्यों पड़ी भाई? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है अपने आप में? आवेशित पिंड के चारों ओर का क्षेत्र। इसका मतलब हम बोल देंगे विद्यार्थियों कि आवेश अथवा आवेश वितरण द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग तो हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूसरा भाग हो गया विद्युत विभव। तो इस आधार पर आप लोग एक और निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो अपने आप में क्या था भाई बच्चों? आवेशित कण की स्थिति का फलन। आप बोल सकते हैं गणित की भाषा में E इज ए फंक्शन ऑफ R। V का संबंध भी किससे है? इससे। तो हम ये भी कह सकते हैं V भी अपने आप में आवेशित कण की स्थिति का फलन होता है। तो ये ध्यान रखना आप लोग, E और V दोनों में समानता क्या हो गई? दोनों आवेशित कण की स्थिति के फलन होते हैं। लेकिन जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह तो बच्चों अपने आप में सदिश राशि है, और जो विद्युत विभव है वह अपने आप में अदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका संबंध किससे होता है? एकांक धनावेश पर लगने वाले बल से। विद्युत विभव का संबंध किससे होता है? एकांक धनावेश को अनंत से क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक विस्थापित करने में किए गए कार्य से। तो इस आधार पर ये तो कैसी राशि हो गई? सदिश राशि। और ये कैसी राशि हो गई? अदिश राशि। तो विद्युत विभव के बारे में परिभाषा जानने के बाद में बच्चों हमारी बात समझ में आ गई। यह कैसी राशि है? अदिश राशि। अब हम इसका मात्रक समझना चाह रहे हैं। आपके सामने सूत्र है, चाहे आप विभव वाली बात, विभवांतर वाली बात कर लीजिए, चाहे विभव वाली बात कर लीजिए, दोनों ही कैसी राशि है? अदिश राशि। मात्रक देखिए, विभवांतर बराबर भी क्या है? कार्य बट्टे आवेश। विभव बराबर भी क्या है? कार्य बट्टे आवेश। कार्य का मात्रक क्या होता है भाई? एम केस में जूल, सीजीएस में क्या हो जाएगा? अर्ग। तो इसका मात्रक हो गया बच्चों जूल बट्टे या जूल प्रति। Q0 क्या है? आवेश।
आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो विद्यार्थियों आप लोग याद रखेंगे, विद्युत विभव अपने आप में, विद्युत विभवांतर अपने आप में दोनों ही कैसी राशि है? अदिश राशि है। दोनों का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम। और इस जूल प्रति कूलाम को हम लोग एक अन्य नाम से और जानते हैं, वो होता है बच्चों वोल्ट। तो विद्युत विभव का मात्रक क्या हो गया? वोल्ट, या बोल देंगे आप जूल प्रति कूलाम। अब हम इसकी विमा निकालना चाहते हैं। बच्चों आप लोग विमा को बहुत इजी वे में लेते हैं, लेकिन इस साल जो नीट 2020 का पेपर हुआ था उसमें विमा का प्रश्न भी पूछा गया था। कक्षा 11 में जो आपको विमा वाले चैप्टर में विमा निकालनी, त्रुटि वगैरह और स्क्रूगेज का अल्पतमांक, इस बार नीट 2020 की परीक्षा में उस विमा वाले चैप्टर से 3 क्वेश्चन आए थे। तो ये आप लोग कक्षा 11 का जो नॉलेज है उसको अपने आप में धूमिल मत होने देना, उसको निरंतर पढ़ते रहना। अब इसकी विमा निकाले। जूल क्या है भाई? कार्य। कार्य की विमा क्या होती है? बल गुणा विस्थापन। बल की विमा क्या होती है? m1 l1 t-2। ये ना देखो, ये m1 l1 t-2, ये तो बल की विमा हो गई, इंटू विस्थापन। विस्थापन की विमा क्या हो गई? L1 बट्टे कूलाम। कूलाम क्या है? आवेश। आपको याद दिला देता हूं, I बराबर Q बट्टे T। तो Q बराबर क्या हो गया? IT। I का मतलब विद्युत धारा। विद्युत धारा की विमा क्या थी? A। और T क्या है? समय। समय की विमा T। अब इसको सरल कर दीजिए तो यह आ जाएगा m1। L की पावर कितनी हो गई भी? 1 रेख 2। T की पावर ऊपर -2, नीचे +1 है, ऊपर लाइए T की पावर -3। A को भी ऊपर ले आइए, ये हो जाएगा A की पावर -1। तो इस आधार पर बच्चों विद्युत विभव की विमा क्या हो गई? m1 l2 t-3 a-1। तो विद्युत विभव के बारे में आप लोगों को जानकारी हो गई। यह अपने आप में अदिश राशि है। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। इसकी विमा यह हो गई। आगे बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब विद्यार्थियों विद्युत विभव का हम सूत्र स्थापित करें उसके पहले आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा रहा हूं, उसका हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव, ताकि हम लोग जब सूत्र स्थापित करेंगे उसमें कोई परेशानी नहीं हो। ध्यान से समझना। हेडिंग डाल लीजिए, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। सारे बच्चे ध्यान से समझना। यह बच्चों कोई आवेशित पिंड, यह इस आवेशित पिंड के चारों ओर का एक क्षेत्र, जिसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। इस विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए आपको ध्यान है, धनावेश है तो विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत कहाँ हो गई भाई? बाहर की ओर। ये हो गई विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। ये विद्युत क्षेत्र ई हो गया है। अब आप लोग ध्यान देना, यहाँ पर इस विद्युत क्षेत्र में आप लोगों ने एक स्थिति ले ली A और एक स्थिति ले ली B। अब आप क्या कर रहे हैं भाई? यहाँ पर A पर एक परीक्षण आवेश Q0 की परिकल्पना कर ली। इस परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर आप लोग क्या कर रहे हैं? A से B तक विस्थापित कर रहे हैं। A से B तक का जो विस्थापन है, इस विस्थापन को हमने अल्प विस्थापन मान लिया और यह मान लिया बच्चों हम लोगों ने dr मान लिया। इस विस्थापन को हमने मान लिया dr। आप देख रहे हैं विद्युत जो बल रेखाएं हैं वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? इस परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध विस्थापित कर रहे हैं। विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कर रहे हैं, इसका मतलब संरक्षी बल क्षेत्र के विरुद्ध विस्थापन किया जा रहा है। आप लोग जानते हैं कि किसी भी परीक्षण आवेश को या किसी भी कण को, किसी भी पिंड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित करने में जो किया गया कार्य होता है वो हम लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ रखा है, dw बराबर F.dr। ध्यान से समझना। यहाँ पर आप लोग चित्र भी बना सकते हैं ताकि आप ये दिक्कत नहीं हो। आप क्या बोलेंगे? यहाँ पर परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र
में एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। विस्थापन कितना माना हमने? अल्प विस्थापन dr। लेकिन हम लोग किसके विरुद्ध विस्थापन कर रहे हैं? क्षेत्र के विरुद्ध। तो यहाँ पर निशान किसका आ जाएगा बच्चों? माइनस का निशान आ जाएगा। dw बराबर आ गया माइनस एफ डॉट dr। कोई पूछे माइनस का निशान क्यों आया है? आप बोलेंगे कि परीक्षण आवेश को हमने विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध विस्थापित किया है, या बोल सकते हैं संरक्षी बल क्षेत्र के विरुद्ध विस्थापित किया है। अब यहाँ पर ये F क्या है? F है बच्चों इस Q0 को A से B तक विस्थापन करने के लिए लगाया गया बल। आपको ध्यान है यदि हम इस Q0 को 1 ले लेते, Q0 को 1 ले लेते तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते? ये F क्या है भाई? एकांक धनावेश पर लगने वाला बल। दूसरे चैप्टर में जब गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़े थे, वो तो हमने विद्युत क्षेत्र का जो मान था पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ उसका उपयोग किया है। पहले चैप्टर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पढ़ी थी। वो परिभाषा क्या थी भाई? यदि आपको याद है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, या यूं बोल दीजिए एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो E बराबर क्या हो गया? F बट्टे Q0। Q0 को 1 मानते ही E बराबर क्या हो गया? F। तो परिभाषा जो मैंने अभी बोली है, एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो आप यहाँ पर क्या बोल देंगे? यदि Q0 बराबर +1, यानी Q0 को हमने क्या मान लिया? एकांक धनावेश। एकांक धनावेश मानते ही यह क्या बन गया? एकांक धनावेश पर लगने वाला बल। तो Q0 बराबर +1, तो आप बोलेंगे उस कंडीशन में वेक्टर F किसके बराबर आ गया बच्चों? वेक्टर E के। तो हमारा सूत्र बन जाएगा dW बराबर माइनस E डॉट dr। ये समीकरण नंबर 2 आ गई। अब आप लोग ध्यान दीजिए, आपको इस चैप्टर की शुरुआत से पहले मैंने इसकी प्रस्तावना समझाई थी। प्रस्तावना में क्या बताया था आपको मैंने? कि संरक्षी बल क्षेत्र में किसी कण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित करने में किया गया कार्य कण के पथ पर निर्भर नहीं करता है। यह कार्य कण की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यह कार्य केवल मात्र कण की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर ही निर्भर करता है। और अभी जो विभवांतर की परिभाषा पढ़ी है उसमें भी क्या था बच्चों? कि परीक्षण आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, क्षेत्र के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित करने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात विभवांतर के तुल्य होता है। या यूं बोल दीजिए आप लोग, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित करने में किया गया कार्य विभवांतर के तुल्य होता है। तो ये भी क्या हो गया बच्चों? किया गया कार्य किसको विस्थापित करने में? एकांक धनावेश को। कहां से कहां तक? अल्प विस्थापन से विस्थापित करने में। इसका मतलब यह जो कार्य है वह बच्चों, यदि हम प्रारंभिक और अंतिम स्थिति की बात करें तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच किसके लिए बराबर हो जाएगा? ये विभवांतर का मान। तो आप नीचे लिखिए, उपरोक्त कार्य का मान विस्थापन की, आपको मैंने बताया था प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, इन दोनों को एक शब्द के साथ बोले तो हम बोल सकते हैं इसको अंत्य स्थितियां। तो आप लोग लिख सकते हैं उपरोक्त कार्य का मान विस्थापन की अंत्य स्थितियों के बीच विभवांतर के तुल्य है। अंत्य स्थितियां कहां से कहां तक? A से B तक। तो ध्यान देना, अब हम लोग उपरोक्त कार्य का मान विभवांतर के तुल्य वाली बात कर रहे हैं। आप इसको क्या कर दोगे? इंटीग्रेट कर दीजिए, या यूं बोल दीजिए पहले ये किसके तुल्य है भाई? विभवांतर। तो ये बन जाएगा dW की जगह तो आ जाएगा dV बराबर, यहां पर क्या आ गया भाई? माइनस E डॉट dr है। ये जो कार्य है वो विस्थापन की अंत्य स्थितियों के मध्य विभवांतर के तुल्य हो गई है। अब विद्यार्थियों ध्यान देना, एकांक धनावेश को कहां से कहां तक विस्थापित किया है? A से B तक। तो आप लोग जब विभवांतर का मान निकालेंगे तो यहां पर आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक A से B, यहां पर भी dV बराबर, यहां पर भी समाकलन का निशान माइनस का निशान है E डॉट dr। कहां से कहां तक भाई? प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक
ए से बी तक, ये आ गया ए से बी। अब बाएं पक्ष का समाकलन क्या हो गया भाई, आपको ध्यान है 1 dx का क्या होता है अक्ष, तो 1 dv का क्या हो गया v। अब उसकी जगह सीमा लगाएंगे, पहले उच्च सीमा, तो ये आ जाएगा vb माइनस निम्न सीमा, ये बन जाएगा va, vb माइनस va बराबर माइनस का निशान है a से b वेक्टर ई डॉट डी आर। ये विद्यार्थियों आप लोगों ने एक नया सूत्र सीख लिया है, विभवांतर का मान किसके रूप में आ गया, विद्युत क्षेत्र के रूप में, वी बी माइनस वी ए बराबर माइनस ए से बी ई डॉट डी आर। यदि आप बच्चों यहाँ पर विभव की परिभाषा प्रयुक्त करते हैं, विभव में क्या था भाई, विभव में यह था एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक विस्थापित करने में। तो उस कंडीशन में जब आप बात करेंगे तो यहाँ पर अंत स्थितियाँ में ए की जगह क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, और बी की जगह आ जाएगा जो पॉइंट है आपका, जैसे उस समय हमने विभव की परिभाषा समझी थी, तो उस समय हमने पॉइंट क्या माना था भाई, पी माना था, कोई भी पॉइंट हो सकता है। नोट कीजिए, विद्युत विभव की परिभाषा प्रयुक्त करने पर, विद्युत विभव की परिभाषा प्रयुक्त करने पर, तो उस कंडीशन में बच्चों वी बी माइनस वी ए की जगह तो क्या आ जाएगा, ये वी आ जाएगा बराबर समाकलन माइनस का निशान है इनफाइनाइट टू, कहाँ से कहाँ तक, कोई भी बिंदु P हो सकता है, इनफाइनाइट टू P वेक्टर E डॉट डी आर। ये विद्यार्थियों विद्युत विभव का सूत्र निकालने के लिए हमारे पास में एक स्टैंडर्ड सूत्र आ गया है। जब व्यंजक स्थापित करेंगे तो ये हमारे लिए यूँ मान लीजिए बेस फॉर्मूला हो गया है, इसके आधार पर हम लोग विभव का सूत्र स्थापित कर सकते हैं। बोलो किसी की दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये जो हम अब पढ़ने वाले टॉपिक हैं, ये बच्चों 4 नंबर के रूप में बोर्ड परीक्षाओं में अनेकों बार आ चुका है। नया हेडिंग डाल लीजिए, बिंदु आवेश के कारण इससे निश्चित दूरी पर विद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण इससे निश्चित दूरी पर विद्युत विभव, या यूं बोल दीजिए, ये ध्यान रखना हमारे ये काम में आएगा, या यूं बोल दीजिए स्रोत आवेश के कारण निश्चित दूरी पर विद्युत विभव, या इसको ऐसे भी बोलते हैं विद्युत विभव का सामान्य व्यंजक। विद्युत विभव का सामान्य व्यंजक, सामान्य सूत्र भी कह सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में 4 नंबर का प्रश्न आता है, बिंदु आवेश के कारण इससे निश्चित दूरी पर विद्युत विभव का व्यंजक स्थापित कीजिए। यह आता है इस नाम से स्रोत आवेश के कारण इससे निश्चित दूरी पर विद्युत विभव का व्यंजक, या बोल देते हैं विद्युत विभव का सामान्य सूत्र। सारे बच्चे ध्यान से समझना, जहां कहीं भी दिक्कत हो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बच्चों हमने एक द्विविमीय निर्देश तंत्र ले लिया। इस द्विविमीय निर्देश तंत्र में जो मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु पर हमने एक स्रोत आवेश ले लिया। इसको क्यों मान लिया आपने, स्रोत आवेश Q है। इस स्रोत आवेश Q से विद्यार्थियों निश्चित दूरी R पर, ये निश्चित दूरी R पर यह कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। आप लोग भ्रमित मत होना कि हम इसको ऐसे लें, आप ऐसे भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपने मान लिया है ये Q आवेश, इससे R दूरी पर ये कोई पॉइंट P है, वहाँ पर हमें विभव की गणना करनी है। तो आप किसी प्रकार से भ्रमित नहीं हो। तो ये स्रोत आवेश Q है, इससे R दूरी पर विद्युत विभव की गणना करनी है। अब विभव की गणना कैसे करें भाई, विभव की गणना करने के लिए आपको ध्यान है विभव की परिभाषा क्या कहती है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव के तुल्य होता है। तो हम क्या करते हैं, ये जो Q है हमने बच्चों एक ये भी मान लिया है कि मान लीजिए बिंदु O पर स्थित है, तो इस आवेश को P से मिलाने वाली जो रेखा है उस रेखा को आप लोग आगे तक बढ़ा दीजिए भाई। कहां तक बढ़ा दिया आपने, अनंत तक। अब विभव की परिभाषा क्या कहती है, एकांक धनावेश को हमने यहां पर इस अनंत पर एकांक धनावेश की परिकल्पना कर ली, Q0 बराबर +1।
एकांक धनावेश को अनंत से P तक विस्थापित करने में किया गया कार्य विद्युत विभव के तुल्य होगा। तो कहने का मतलब क्या करना, हमें कार्य की गणना करनी है। कौन सा कार्य है? एकांक धनावेश को अनंत से P तक लाने में जो कार्य किया जाएगा उस कार्य की गणना करनी है। लेकिन बच्चों हमें ध्यान है, ये अपने आप एक बहुत बड़ा पथ है, तो इसके लिए हम जब गणना करेंगे थोड़ी जटिल हो जाएगी। तो उसके लिए हमारे पास सुविधा है, अनंत से P तक का जो पथ है, इस पथ को आप लोग छोटे छोटे खंडों में बांट लीजिए। एक खंड ले लिया आपने, AB एक खंड ले लिया। अनंत से P तक का जो संपूर्ण पथ है, इस संपूर्ण पथ को छोटे छोटे भागों में बांट लिया। उन सभी भागों की बात नहीं करके हमने एक भाग की बात की है। यह जो भाग AB है, हमने बच्चों इसकी लंबाई मान ली है कितनी, dx मान ली। जो अल्पांश है इसकी लंबाई मान ली dx, और इस अल्पांश की बिंदु आवेश q है, इससे दूरी क्या मान ली बच्चों, हमने अक्ष मान ली। अब यहाँ पर विद्यार्थियों आप ध्यान रखेंगे, यदि दूरी अक्ष मानते हैं तो इसकी लंबाई dx मानना, दूरी y मानते हैं लंबाई dy मानना, दूरी s मानते हैं लंबाई ds मानना, ताकि हम लोग जब समाकलन की गणना करेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। तब आप क्या लिखेंगे, अनंत से P तक के संपूर्ण पथ को छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं। AB उन्हीं भागों में से या उन्हीं अल्पांशों में से एक भाग है। तो बच्चों पहले क्या करेंगे अपन लोग, अब यह जो आपका एकांक धनावेश है, इस एकांक धनावेश को B से A तक विस्थापित करने में जो कार्य है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। आपको ध्यान है किया गया कार्य कितना आएगा भाई, dw बराबर, अब देखो आप लोग लिखते हैं dw बराबर F.dr। अब यहाँ पर चूंकि हमारे पास में ये बात आ चुकी है कि ये Q0 क्या है, एकांक धनावेश है, और एकांक धनावेश पर लगने वाला बल क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखो एक्चुअल में सूत्र तो हम बच्चों ये लगाने वाले हैं, dw बराबर -F.dr। माइनस क्यों आया भाई, ध्यान रखना वही बात है, ये जो Q आवेश है इसके चारों ओर का एक क्षेत्र है, विद्युत बल दिखाएं बाहर की ओर है, हम लोग आ रहे हैं अंदर की ओर, तो निशान किसका आ जाएगा, माइनस का। तो dw बराबर माइनस का निशान, F की जगह क्या लिख दूं भाई, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल, तो यह आ गया वेक्टर E डॉट विस्थापन, विस्थापन कितना है B से A तक, अल्प विस्थापन कितना है dx, तो ये आ गया dw बराबर -E डॉट dx। समीकरण नंबर 1 आ गई। अब यहां पर बच्चों ये E क्या है, ये E है इस अल्पांश की स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E का मतलब है इस अल्पांश की स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सामान्य सूत्र हम लोग पहले पाठ में स्थापित कर चुके हैं, दूसरे पाठ में उसको अनेकों बार हम याद कर चुके हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, आपको ध्यान है, E बराबर KQ बट्टे R²। तो यहाँ पर जो अब अल्पांश की स्थिति है उस पर आप E का मान लिखेंगे, नोट कीजिए, अल्पांश की स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बराबर, सूत्र क्या होता है, K का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q का मतलब ये आवेश, ये आ गया Q बट्टे R²। R की जगह क्या लिखूं भाई, इस अल्पांश की बिंदु आवेश की दूरी कितनी मानी आपने, अक्ष, तो R² की जगह आ जाएगा अक्ष स्क्वायर। फिर क्या आता है, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पर R लिखते हैं तो यहाँ पर R केप, यहाँ पर अक्ष लिखा है तो इसकी दिशा में एकांक सदिश यह आ जाएगा अक्ष केप। समीकरण नंबर 2, ये E क्या है, अल्पांश की स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप सीधा लिख देंगे यहां अल्पांश की स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 2 का प्रयोग कर दीजिए, किसमें, समीकरण 1 में। समीकरण 2 का प्रयोग समीकरण 1 में करने पर तो हमारे पास विद्यार्थियों वैल्यू आ जाएगी dw बराबर माइनस का निशान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे अक्ष स्क्वायर अक्ष केप डॉट वेक्टर dx। अब यहाँ पर कई बच्चे क्या करते हैं, थोड़ी जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं। आप लोगों को ध्यान है ये क्या है बच्चों, एकांक सदिश। आपको कक्षा 11 में ये सूत्र फिजिक्स में और मैथ्स में दोनों में पढ़ा हुआ है, A डॉट B बराबर क्या होता है, AB कोस थीटा।
यहां पर वेक्टर ए की जगह क्या है भाई, अक्षकेप। अक्षकेप का मतलब एकांक सदिश, इसका मतलब इस ए की जगह तो क्या आ गया भाई, एक। वेक्टर बी की जगह क्या है, dx। वेक्टर बी का परिमाण है ये, तो वेक्टर dx का परिमाण क्या आ गया, वेक्टर का निशान हट गया तो dx। कोस थीटा, थीटा क्या है, कोण। ये एकांक सदिश किसकी दिशा में है, सदिश की दिशा में, तो क्या आ गया यहाँ पर कोस जीरो। कोस जीरो की वैल्यू 1, तो यहाँ पर क्या आ गया ये dx। तो ध्यान रखना बच्चों, आप यहाँ पर तो मैंने गणना बताई है, आप सीधा लिख देंगे अक्षकेप डॉट वेक्टर dx बराबर क्या आ गया भाई, dx। यदि यहाँ पर y केप डॉट वेक्टर dy होता तो आप क्या लिख देते, dy। यहाँ पर r केप डॉट वेक्टर dr होता तो आप क्या लिख देते, dr। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, dx। तो हमारे पास में वैल्यू आ गई है dw बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बट्टे अक्ष स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया बच्चों dx, समीकरण नंबर 4। अब सारे विद्यार्थी ध्यान देना, यह आया है एकांक धनावेश को अल्प विस्थापन dx से विस्थापित करने में किया गया कार्य। यहाँ पर इस संपूर्ण पथ में बच्चों इस प्रकार के बहुत सारे अल्पांश हैं। ये तो जो अनंत से पी तक का जो पथ है, उस पथ में अनेक सारे अल्पांशों में से एक अल्पांश है। तो एक अल्पांश के लिए कार्य की गणना कर ली, फिर अगले दूसरे अल्पांश के लिए कार्य की गणना करेंगे, फिर अगले तीसरे के लिए करेंगे। इस प्रकार से जितने भी पथ हैं उन सब के लिए हम कार्य की गणना करेंगे। और हमारी गणित कहती है जब आप लोग इन सब का योग करेंगे तो योग के लिए क्या होता है, समाकलन। आपको कक्षा 11 में फिजिक्स में पढ़ाया था मैंने, समाकलन अपने आप में क्या होता है, अवकलन का व्युत्क्रम संकारक। गणित में इसे योग संक्रिया में प्रयुक्त करते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे भाई, इसका समाकलन कर देंगे, लेकिन इसके लिए एक लाइन लिखनी पड़ेगी। इस प्रकार के अनेक अल्पांशों के लिए कार्य की गणना कर उन सब का योग करते हैं। तो योग करने के लिए क्या कर दोगे, अब आप समीकरण 4 को समाकलित कर दीजिए। कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से चले थे आप लोग एकांक धनावेश को लेकर, अनंत से कहाँ तक पहुंचना है, पी तक। तो समाकलन की सीमा क्या जाएगी, अनंत से पी तक। तो नोट कीजिए बच्चों, समीकरण 4 को अनंत से पी के मध्य समाकलित करने पर ये आ जाएगा इंटीग्रेशन dw बराबर इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू p, और ये आपका मान है ऐसा कैसा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बट्टे अक्ष स्क्वायर dx। आगे बढ़ते हैं, बाएं पक्ष का समाकलन क्या हो गया भाई, 1 dw का मतलब w का मतलब कार्य। आपको पता है विस्थापन की अंत्य स्थितियों के मध्य किया गया कार्य किसके तुल्य होता है, विभवांतर के तुल्य। लेकिन यहाँ पर अंत्य स्थिति कहाँ से शुरुआत हो रही है, अनंत से, तो विभवांतर की बजाय ये क्या बन जाएगा, विद्युत विभव। तो बाएं पक्ष में जो 1 dw का समाकलन w आएगा वो w किसके बराबर हो गया, v के बराबर। तो v बराबर, अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर किसको बाहर ले सकते हैं, किसके सापेक्ष समाकलन करना में, अक्ष के सापेक्ष। तो अक्ष रहित पदों को बाहर ले लीजिए। कौन कौन आ गया बाहर, देखो माइनस का निशान आ गया, q आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, अंदर क्या रह गया, 1/अक्ष स्क्वायर dx। इस अक्ष स्क्वायर को ऊपर ले जाते हैं, अक्ष की पावर -2 dx। सीमा कहाँ से कहाँ तक, अनंत से p तक। P जो बिंदु है उस बिंदु का परीक्षण आवेश Q के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है बच्चों, R। तो अब आप कह सकते हैं इसकी सीमा इनफाइनाइट टू R आ गई। इसको समीकरण नंबर अब तक जो आई आपकी 2 आ गई शायद, तो ये समीकरण नंबर 3 बन गई। V बराबर -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनफाइनाइट टू R अक्ष की पावर -2 dx। अब बच्चों यहाँ पर कई बच्चे जल्दबाजी कर लेते हैं, जैसे ये 1/x स्क्वायर था ना भी समाकलन में, चूंकि कक्षा 11 में आप लोग समाकलन सूत्र पढ़ते हैं, उसमें यह था इंटीग्रेशन 1/x dx इज इक्वल टू क्या होता है, log x। क्योंकि log x का अवकलन होता है 1/x, तो 1/x का समाकलन हो गया log x। तो बच्चे यहाँ पर जल्दबाजी करते हैं कि 1/x का समाकलन log x, तो 1/x स्क्वायर का log x स्क्वायर। कभी भी भूल मत करना,
आपको उसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, x की पावर -2 बन गया। अब आपको यदि याद है तो कक्षा 11 में हम लोगों ने जब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, समाकलन के बेसिक सूत्रों की बात की थी, तो पहला सूत्र था हमारा x की पावर n dx। बोलो क्या था भाई? x की पावर n+1 बट्टे n+1 प्लस c आता है ये समाकलन में। तो यहाँ पर ही आ जाएगा v बराबर -q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, ध्यान से समझना, x की पावर n का x की पावर n+1 बट्टे n+1, x की पावर -2, तो यह आ गया x की पावर -2 + 1 बट्टे -2 + 1 आ गया। अब चूंकि समाकलन निश्चित समाकलन है, इसलिए जो मान आया है उसको आप एक बॉक्स में बंद कर दीजिए और इसकी सीमा लगा दीजिए। सीमा लोअर लिमिट है इनफाइनाइट, अपर लिमिट है r, निम्न सीमा है अनंत, उच्च सीमा है r। आगे सोल्व करते हैं। यह बन जाएगा v बराबर -q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, नीचे क्या आ गया? -1। इस माइनस को आप बाहर ले आइए, माइनस माइनस से गुणा करके क्या बना देगा? प्लस। हमारे पास क्या रह गया ऊपर? अब x की पावर -1, x की पावर -1 को नीचे ले आइए, क्या बन जाएगा? 1/x +1 बन गया ना भाई। और ये सीमा लगा दीजिए इनफाइनाइट टू r। अब इन सीमाओं का प्रयोग कर दीजिए। v बराबर आ गया q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आ जाएगा बच्चों पहले उच्च सीमा 1/r माइनस निम्न सीमा 1/अनंत। गणित कहती है अनंत का मतलब क्या होता है? 1/0। तो 1/अनंत का मतलब 1/1/0, तो ये पद क्या बन गया? 0। तो इस आधार पर बच्चों हमारा सूत्र क्या आ गया? v बराबर q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आगे क्या है ये? r। ये विद्यार्थियों आपने विद्युत विभव का सूत्र स्थापित कर दिया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं? के भी बोलते हैं। तो हमारा सूत्र ये बन गया है v बराबर kq बट्टे r। अब आप लोगों के ये दिमाग में फिट बैठ जाना चाहिए। तीव्रता का मतलब kq बट्टा r स्क्वायर, विभव का मतलब kq बट्टा r। क्लियर होगी बात? अब बच्चों आप लोगों से कोई कहे कि विद्युत विभव का इस दूरी के साथ में ग्राफ खींचिए, बहुत आसान है। कई बार ये प्रश्न आया हुआ है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव का दूरी के साथ में आलेख खींचिए। एक साथ खींच सकते हैं, ध्यान देना सारे विद्यार्थी। इधर तो ले लिया आपने ये v, इधर ले लिया आप लोगों ने ये r। क्या निष्कर्ष आया आपके पास में? v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। दूरी बढ़ती है, विभव का मान कम होता जाता है। तो ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा। आ गया। और तीव्रता में क्या था भाई? तीव्रता में था E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। आपको गणित में सर पढ़ाते हैं कि जैसे जैसे नीचे की ग्राफ, नीचे की जो पावर है वो बढ़ती जाएगी, उसकी स्लोप है वो उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। तो ये तो आ गया बच्चों v के लिए ग्राफ, और जब हम E की बात करेंगे तो यह आ जाएगा E के लिए। ये आ गया है E के लिए, ये E के लिए, और ये आ गया V के लिए। तो ये बच्चों आज हम लोगों ने एक 4 नंबर का बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ लिया है। आप लोग साथ साथ इनको दोहराते जाइए। कोई दिक्कत हो व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत है उसका आप समाधान कर सकते हैं। कुछ बच्चों ने मेरे से दूसरे पाठ में 13वां और 15वां प्रश्न पूछा था, उसका मैं आप लोगों को कल किताब लेके आऊँगा, उससे मैं आपको 13वां और 15वां प्रश्न बता दूंगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, पढ़ते रहना। धन्यवाद।